पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे विराज और कुहू को एक दूसरे के प्रति लगाव होने लगता है और कैसे वो एम्प्लॉय रोहन बदला लेने के लिए गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर देता है, जिसके बाद दादी कुहू और ड्राइवर का बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे आसपास के लोग उन तीनों को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और विराज, मालिनी और सुरेंद्र को कांटेक्ट किया जाता है। दोनों को आईसीयू में देखकर विराज पूरी तरह से टूट जाता है। ये क्या हो गया? दादी, कुहू, मेरी जिंदगी के दो कीमती लोग, उनके साथ ये कैसे हो सकता है? भगवान जी, प्लीज इन तीनों को कुछ मत होने देना। मैं आपसे इनकी जान की भीख मांगता हूँ। कैसे भी करके इन्हें बचा लीजिए। खुशकिस्मती से वो तीनों खतरे से बाहर आ जाते हैं और उन्हें घर पर रेस्ट करने लाया जाता है। दादी, कुहू, आप दोनों ठीक तो हो ना? सच सच बताओ। हाँ पुत्र, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हाँ सर जी, बस सर में हल्का सा दर्द है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो तो है, लेकिन गाड़ी के ब्रेक कैसे फेल हो गए? लखन बता रहा था कि यहाँ पर आने से पहले गाड़ी तो एकदम सही से चल रही थी, फिर यहाँ से जाने के बाद ऐसे कैसे हुआ? लगता है ये किसी ने साजिश की है। क्या? हाँ दादी, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मालिनी जी ही है। क्यों मालिनी जी? सही कहा ना मैंने? क्या? आर यू आउट ऑफ योर माइंड विराज? अरे ये कैसे घिनौने इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? झूठ मत बोलिए मालिनी जी। आपने ही गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे क्योंकि आप कुहू से नफरत करती हो और मैंने आपकी पसंद लड़की यानी एलिना से शादी नहीं की, इसीलिए आप उसका गुस्सा निकाल रही हो। और तो और आप तो दादी से प्यार भी नहीं करती, इसीलिए आपने ये सब किया। क्यों? सही कहा ना मैंने? शट अप विराज, ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो मन में आए बके जा रहे हो। मालिनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और वो भला कुहू और दादी से नफरत क्यों करेगी? जस्ट बिकॉज तुम्हारी इससे दुश्मनी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे गलत काम इसी ने किए हैं। ओ प्लीज सुरेंद्र सर, और गॉड से आप इनकी साइड लेना बंद कीजिए। लेकिन विराज, सच में मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं करवाए, प्लीज मेरा विश्वास करो। नहीं मालिनी जी, ये कांड आपने ही किया है। बस कर विराज, बहुत हो गई बहस। अरे जब वो दोनों कह रहे हैं कि उसने नहीं किया है, तो तू उसे समझ के क्यों नहीं ले रहा? मालिनी बहू घर पर ही थी, मेरे और कुहू के घर से बाहर निकलने के पहले। ये पूरे टाइम मेरे नजरों के सामने ही थी। इसने कुछ भी नहीं किया है, ये काम किसी और का ही है, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने आप ही हो गया हो। नहीं दादी, ये गाड़ी नहीं है, और ऐसे में गाड़ी के ब्रेक फेल हो ही नहीं सकते। ये जरूर किसी की साजिश है। फिर रात होने पर कुहू जब सो जाती है, तब विराज उस पर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। इस लड़की से तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर भी मुझे इसकी कितनी चिंता सता रही थी। जो आदमी कुहू को छोड़कर अपने मीटिंग के लिए जाया करता था, वही आदमी उसका ख्याल रखने के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल करके घर पर ही रुकता है। अरे सर जी, आप घर में क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं कुहू, आज मैं तुम्हारे लिए घर पर ही रुका हूँ। क्या? मेरे लिए? मेरा मतलब तुम्हारे और दादी के लिए, तुम दोनों की देखरेख करने के लिए। अब अगले कुछ दिनों तक मैं घर से ही काम करूंगा, और कुछ जरूरी मीटिंग रही तो उसे पोस्टपोन कर दूंगा। फिर विराज कुहू के लिए सूप भी बनाता है। अरे विराज बाबा, आप क्यों इतनी तकलीफ ले रहे हो? मैं बना देता हूँ ना ये सूप। नहीं किशोर भैया, मैं बना देता हूँ। ये सूप पीने पर दादी और कुहू की सेहत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ दवाइयाँ ही पूरी तरह से काम नहीं करती, बल्कि घरेलू उपचार भी बहुत काम आते हैं। हाँ विराज बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा। और सत्यानाश हो उसका जिसने ये करामती की। और जिस किसी ने भी गाड़ी का ब्रेक फेल किया है ना, उसे तो मेरा श्राप ही लगेगा। वैसे मैंने पुलिस कंप्लेन भी कर दी है,
पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस कल्प्रिट को तो ढूंढ कर ही रहूंगा। 50% चांसेस है कि ब्रेक अपने आप फेल हो जाए, लेकिन गाड़ी की कंडीशन देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। शायद किसी ने जानबूझकर ही उसके ब्रेक फेल किए हैं। फिर विराज कुहू को सूप देता है और उसे इतना ख्याल रखते हुए देखकर कुहू को बहुत अच्छा लगता है। वैसे सर जी इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर वो चाहते ना तो अपनी दादी और मेरे बीच भेदभाव करते, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उल्टा उन्होंने तो मेरा और ज्यादा ख्याल रखा। सच में उन्हें जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। वही जब रोहन को कुहू और दादी के जिंदा होने की खबर लगती है, तभी वो गुस्से से लाल हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि ब्रेक फेल होने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो दोनों मर जाएगी, लेकिन इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बाद भी वो दोनों कैसे बच निकली? यह बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपना बदला तो लेकर ही रहूंगा और तब जाकर ही मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। रोहन अब अगली साजिश की योजना में जुट जाता है। वही मालिनी को अब विराज की बातें बहुत खाने लगती है। क्या हुआ मालिनी? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? नहीं सुरेंद्र, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही और मैं तो ये सोच रही हूँ कि आखिर गाड़ी के ब्रेक किसने फेल किए होंगे। अपने आप से तो हो नहीं सकते, क्योंकि लखन ड्राइवर ने कहा था कि यहाँ पर आने से पहले सब कुछ एकदम ठीक था। गाड़ी एकदम ठीक से चल रही थी। हाँ मालिनी, अरे मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं ये सब कैसे हुआ है। लेकिन सुरेंद्र, तुम्हें तो विराज के बारे में सब पता है कि वो दिन भर क्या क्या करता है। तो तुम्हें तो पता ही होगा ना कि कहीं उसकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ये सब किया हो। पता नहीं मालिनी, वैसे देखा जाए तो उसके ना जाने कितने दुश्मन होंगे, क्योंकि वो हर रोज किसी ना किसी से झगड़ते ही रहता है। लेकिन हाँ, कुछ ही दिन पहले कंपनी में एक एम्प्लॉय को उसने सबके सामने थप्पड़ मारा था और उसे बहुत बेइज्जत किया था, क्योंकि उसने कुहू और उसकी शादी का मजाक उड़ाया था। अच्छा, ऐसी बात है क्या? दिन बीतने लगते हैं और जब अनुप्रिया के ऑपरेशन का दिन आता है, तभी विराज ही सब कुछ मैनेज करता है, क्योंकि कुहू की तबीयत अभी तक खराब ही होती है। फिर ऑपरेशन के बाद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विराज बेटा, तुमने मुझे आज जिंदगी दी है। मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। अरे ऐसे मत बोलिए, आप मेरी माँ जैसी हो, तो एक बेटा अपनी माँ के लिए ये सब नहीं कर सकता क्या? और मैंने जो कुछ भी किया है वो तो बस मेरा फर्ज है। वैसे बेटा, कुहू कहाँ पर है और आज वो यहाँ पर क्यों नहीं आई? आई थी ना, आपका ऑपरेशन जब हो रहा था तब वो यहाँ पर थी, लेकिन आज उसे हल्का सा बुखार है ना, इसीलिए मैंने उसे घर भेज दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। तुम कितने अच्छे हो बेटा, भगवान तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। अगर मैंने इन्हें कुहू के एक्सीडेंट के बारे में बता दिया तो ये खामखा टेंशन ले लेगी, और अभी अभी तो इनके दिल का ऑपरेशन हुआ है। समय के साथ साथ विराज और कुहू के बीच का रिश्ता अब गहरा होने लगता है और ऐसे में उनकी शादी खत्म होने में 1 महीना ही रह जाता है। ऐसे ही एक दिन अचानक से रोहन नौकर का यूनिफॉर्म पहन कर आता है और वो दादी और कुहू के जूस में जहर मिला देता है। मैडम जी, ये जूस आप दोनों के लिए। मुझे सर ने कहा था कि आप दोनों को ये जूस पिलाएं और इससे आप दोनों की भी सेहत बनी रहेगी। अच्छा ठीक है, लाओ इधर। अरे लेकिन तुमको तो इस मेंशन में पहले कभी नहीं देखा। नए हो क्या तुम? और तुमने ये मास्क क्यों लगाया है? हाँ हाँ, मास्क उतारो अपना। अरे नहीं दादी जी, मुझे खांसी जुकाम है ना, इसीलिए मैं अपना ये मास्क नहीं उतार सकता। तभी मालिनी घर के बाहर जहर की बोतल पड़ी हुई देखती है और वो फौरन कुहू और दादी के पास चली जाती है और उन दोनों को जूस पीने से वो रोक लेती है। रुक जाइए आप दोनों, ये जूस मत पीजिए क्योंकि इसमें जहर है। हाँ दादी, ये कोई नया नौकर नहीं है,
बल्कि ये तो वही आदमी है जिसने आप दोनों को पहले भी मारने की कोशिश की है। अभी मुझे घर के बाहर जहर की बोतल मिली और मुझे पक्का यकीन है कि वो आदमी यही है। क्या? फिर मालिनी रोहन का मास्क उतारती है और तभी वहां पर विराज और सुरेंद्र भी आते हैं और सबके सामने रोहन का पर्दाफाश होता है। इन सबके पीछे रोहन को देखकर विराज उसे खूब मारता है और उसे जेल की सजा दी जाती है। जिसके बाद थैंक गॉड मालिनी जी, अगर आज आप दादी और कुहू को सही समय पर नहीं रोकती तो ना जाने क्या हो जाता। मैंने हमेशा आपको गलत ही समझा है, लेकिन आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्लीज मुझे माफ कीजिए। नहीं बेटा, तुम गलत नहीं थे तो माफी भी मत मांगो, लेकिन इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि मैं और सुरेंद्र भी कभी गलत नहीं थे। इतने सालों से तुम मुझे सिर्फ नफरत ही करते आए हो, लेकिन तुम्हें सच के बारे में कुछ नहीं पता। विराज बेटा, वो तुम्हारी माँ ही थी जिसने मुझे और सुरेंद्र को मिलवाया था। तुम्हारी माँ को ब्रेन ट्यूमर था और वो अपने लास्ट स्टेज में थी, इसीलिए मरने से पहले उसके पति और उसके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उसने अपनी पक्की सहेली यानी मुझे सौंप दी। इसीलिए जब वह जिंदा थी मैं इस घर में तभी आ गई थी ताकि मुझे सब कुछ पता चल सके। हाँ बेटा, मालिनी कभी गलत नहीं थी, ना ही कभी मैं था। वो तो मीडिया वालों ने हमें गलत साबित किया था और तब तो तुम बच्चे थे, इसीलिए तुमने जो भी सुना उसी को तुमने सच्चाई मान ली। हाँ विराज पुत्र, ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारी सच्चाई पता चलने के बाद विराज अपनी सारी नफरत भूल जाता है और अपनी सौतेली माँ और पापा के गले लगता है। मुझे माफ कीजिए माँ पापा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कोई बात नहीं बेटा। इस तरह से इतने सालों की गलतफहमियां दूर हो जाती है और अब वो समय आ चुका था जब विराज और कुहू अलग होने वाले थे। कल मैं चली जाऊंगी सर जी, क्या आप मेरे बगैर रह पाएंगे? रहना तो पड़ेगा ही ना कुहू, अब हम क्या कर सकते हैं। कल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो हमें चलना ही पड़ेगा। कुहू और विराज का दिल अब काफी भारी हो चुका था। कल कुहू चली जाएगी और मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मुझे। उसके जाने का इतना दुख क्यों हो रहा है मुझे। मैं उसे नहीं खो सकता, उसके होने से ही मेरा वजूद है। मुझे उससे प्यार हो चुका है, लेकिन ये बात मैं उसे कैसे बताऊं? कल तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। विराज की ये सारी बातें मालिनी सुन लेती है। वही सुरेंद्र और दादी भी कुहू की सारी बातें सुन लेती है। कल हम दोनों अलग हो जाएंगे। सर जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और इतने वक्त उनके साथ रहकर ना सिर्फ मुझे उनकी आदत हो गई है बल्कि उनसे प्यार भी हो गया है। लेकिन शायद ये प्रेम कहानी एक तरफा और अधूरी ही रहेगी, क्योंकि वो मुझ जैसी एक गरीब लड़की को कभी नहीं स्वीकारेंगे। सर जी से अलग रहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे तो ये करना ही होगा। फिर दादी, सुरेंद्र और मालिनी जब आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को विराज और कुहू के बारे में बताते हैं और काफी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। फिर अगले दिन कुहू बैग पैक करके अपने मायके जा रही होती है। मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगी। बाय सर जी। बाय कुहू। रुक जाओ कुहू, कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हमें तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सब पता चल गया है और हम तीनों ने तुम दोनों की बातें भी सुन ली है और हमें पता चल गया है कि तुम दोनों के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब? विराज बेटा, कुहू तुमसे बहुत प्यार करती है और कुहू, विराज भी तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या? फिर वो लोग कुहू और विराज को कल की हुई सारी बातें बताते हैं। हाँ कुहू, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें जाने देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी सर जी, मैं भी आपसे अपनी जान से बढ़कर प्यार करती हूँ। लेकिन एक बात बता पुत्र, अगर तुझे शादी ही करनी थी तो तूने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की?
और वो भी सिर्फ 5 महीने की। हाँ विराज, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो एलिना और उसके पेरेंट्स लालची हैं। लेकिन मुझे अपनी दादी को संभालने के लिए और इस परिवार को बांधे रखने के लिए एक जिम्मेदार और समझदार लड़की चाहिए थी, और एलिना वैसी बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए मैंने लास्ट मिनट पर यह फैसला ले लिया। क्या? हाँ पापा, पर अब कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। ऐसा किसने कहा तुमसे? एक कागज पर लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के रिश्ते को तय नहीं कर सकता। और क्या हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? इससे तुम दोनों के रिश्ते में कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला ना? तुम दोनों वापस शादी कर लो। हाँ बेटा, तुम दोनों की शादी तो अब मैं ही करवाऊंगी, वो भी एकदम धूमधाम से। हाँ बेटा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब सब कुछ ठीक होने का वक्त आ गया है। लेकिन सर जी, आपको इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं कुहू, मुझे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं। अब जो हो सब तुम ही हो। और प्लीज अब से मुझे विराज कहो, क्योंकि अब से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। हाँ विराज, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, और वो सौदे वाली नहीं, बल्कि जिंदगी भर का साथ देने वाली। और इस तरह से अंत में कुहू और विराज की धूमधाम से शादी होती है, और वो दोनों अपने परिवार के साथ हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। रचना ससुराल में रहकर भी अपने मायके में रह रहे बूढ़े माता पिता का ख्याल रखती है। एक दिन की बात है। अरे रचना बहू, ये तूने एक तरह के दो दो मिठाई के डब्बे क्यों लाए हैं? माँ जी, एक मिठाई का डब्बा यहाँ के लिए है और दूसरा डब्बा मैं मेरे मायके ले जाने वाली हूँ। जैसे पापा जी को ये शुगर फ्री मिठाइयाँ पसंद है, वैसे ही मेरे बाऊजी को भी पसंद है, इसीलिए मैं उनके लिए ले जा रही हूँ। बहुत खूब बहू, ले जाओ, उतना ही समधी जी भी खुश हो जाएंगे। हाँ पापा जी। और माँ जी, मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया है और झाड़ू पोछे से लेकर कपड़े धोने तक हर एक काम कर दिया है। अब मैं सीधे शाम को 6 बजे ही आऊंगी। चलो, मैं आती हूँ। हाँ, हो गया इसका शुरू। आज इसको छुट्टी है, तो ऐसा नहीं कि ससुराल में रहकर सास की सेवा कर लूं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा के काम कर दूं। लेकिन नहीं, इसे तो बस अपने मायके में ही रहना पसंद है। अरे माँ, अब रचना के माता पिता अकेले रहते हैं वहां पर। ऊपर से मम्मी जी हार्ट पेशेंट है, तो रचना को वहां पर जाना जरूरी भी है ना। अरे तो फिर यहाँ अपनी घर गृहस्थी कौन संभालेगा? और ये जॉब करके पैसे कमाती है, तो लगा देना वहां पर एक नौकरानी, वो संभाल लेगी इसके माँ बाप को। माँ जी, मैंने वहां पर नौकरानी पहले से रखी है, लेकिन उन दोनों को मेरे हाथ के अलावा किसी और का खाना अच्छा नहीं लगता है, और उस सब के अलावा भी बाकी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो दोनों पहले ही दवाइयों पर है, इसीलिए मुझे वहां पर जाना बहुत जरूरी है। अब मैं भी उसमें क्या कर सकती हूँ? बाबूजी का खुद का बिजनेस था, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं थी, वरना आज वहां पर उनकी पेंशन आती रहती। इसीलिए आज मुझे उनकी हर तरह से देखरेख करनी पड़ती है, और ये बात आपको समझनी होगी माँ जी। और वैसे भी शीला, आज तक बहू ने हमें किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसने अपना ऑफिस, ससुराल और मायका तीनों को बखूबी हैंडल किया है, तो फिर तुम क्यों इतना तिलमिला रही हो? अपने ही पति के मुंह से ये बातें सुनकर शीला मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन शीला देखती है कि रचना अपने बाबूजी को पैसे ट्रांसफर कर रही है। ये देखकर उसे बहुत जलन होती है। हेलो बाबूजी, मैंने आपको 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, आ गए कि नहीं चेक कीजिए एक बार। हाँ बिटिया, आ गए हैं पैसे, धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे से गुल खिला रही हो बहू। अरे तुमने हम सबको क्या बेवकूफ समझ के रखा है क्या? अब क्या हुआ माँ जी, क्यों हर बार गुस्सा हो जाती हो आप? अरे कल मुही, तू अपने ससुराल में कम पैसे देती है और अपने मायके में ज्यादा पैसे देती है।
इतना बड़ा भेदभाव करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? नालायक कहीं की। क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? तभी वहां पर मानव आता है। माँ, ये सब आप क्या बोल रही हो? अरे अगर रचना ने घर में कम पैसे दिए भी हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे घर में पैसों की कोई समस्या नहीं है, या फिर हमारे खाने के कोई लाले भी नहीं पड़ रहे, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? वो बात नहीं है मानव बेटा। अगर ये दिन भर जॉब करेगी और यहाँ रहकर भी ज्यादा पैसे उधर देगी तो ये बात तो गलत है ना? नहीं माँ, रचना अपने माता पिता का सारा खर्चा अकेली ही संभाल रही है और उन दोनों के रहन सहन से लेकर खाने पीने तक सारा खर्चा वो खुद ही संभालती है। और ये कोई आसान बात नहीं है माँ। रचना तो मुझसे या पापा से कोई मदद भी नहीं ले रही। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम उसकी बैसाखी बने। ऊपर से वो हमारे घर पर भी पैसे लाकर दे रही है, और इतना सब करने के बावजूद भी आप इस पर अपनी भड़ास क्यों निकाल रही हो? वो सब मुझे कुछ नहीं पता मानव। मुझे तो बस इतना पता है कि एक लड़की जब पराई हो जाती है तभी उसे अपने मायके वालों को कुछ नहीं देना चाहिए। ये एक निकम्मी बहू है। इसे तो बस अपने मायके से ही प्यार है, और इसे अपने माता पिता की इतनी ही पड़ी थी तो इसने शादी की ही क्यों? माँ, तू बीच में अपना मुंह मत घुसा, वरना तेरे दोनों गाल सेक दूंगी मैं। और तू बहू, तुझे या तो अपनी जॉब छोड़नी होगी या फिर अपने मायके जाकर रहना होगा। और अगर तू अपना फैसला नहीं कर पाई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। रचना, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ को मैं समझाऊंगा। माँ जी ये बात क्यों नहीं समझ पा रही कि मैं जिम्मेदारियों में बंध गई हूँ। अगर मेरे माता पिता को मैं नहीं संभालूंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? रचना भावुक हो जाती है। तभी मानव उसे सांत्वना देता है। ऐसे ही एक रात अचानक से रचना को उसके बाबूजी का फोन आता है। क्या हुआ बाबूजी? आपने इतनी रात को फोन किया मुझे? घर में सब ठीक तो है ना? नहीं रचना बिटिया, तुम्हारी माँ को बहुत तेज बुखार आया है। तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ बिटिया। और अगर तुम्हें एतराज ना हो तो दामाद जी को भी साथ लेकर आना, लेकिन अकेली मत आना बिटिया। ठीक है बाबूजी, मैं अब भी आती हूँ। तब तक आप माँ के माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखिए। तब तक हम दोनों भी डॉक्टर के साथ पहुँच जाएंगे वहां पर। रचना देखती है कि मानव तो गहरी नींद में सोया है, इसीलिए वो उसे उठाना सही नहीं समझती और अकेली ही रात में निकल पड़ती है और डॉक्टर के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। जिसके बाद डॉक्टर शांति को इंजेक्शन देकर दवाइयाँ देते हैं। हमें माफ कर दे रचना बिटिया, तुझे विदा करने के बाद भी हम तुझे कितनी तकलीफ दे रहे हैं। हाँ बिटिया, लेकिन तू दामाद जी के साथ आ जाती ना। अकेली क्यों आई तू? आजकल जमाना सही नहीं रहा बिटिया। माँ बाबूजी, मैं आप दोनों की बेटी हूँ और आपकी ये बेटी एक चट्टान की तरह मजबूत है। इसे कुछ नहीं हो सकता और आप दोनों को मुझसे माफी मांगने की या फिर मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बेटा अगर शादी के बाद अपने माता पिता को संभाल सकता है तो फिर एक बेटी क्यों नहीं संभाल सकती? एक शादीशुदा बेटी ने अपने माँ बाप को संभाला तो उसमें क्या गलत है? अरे ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि आज आप दोनों की वजह से ही मैं इस काबिल बनी हूँ। हाँ बिटिया, ऊपर वाला हमेशा तेरा दामन खुशियों से भर दे। फिर रचना अपने मायके में ही सो जाती है और सुबह होने पर वो अपने ससुराल चली जाती है। तभी दरवाजे पर गुस्सेल शीला खड़ी होती है और वो रचना के सामने उसका सूटकेस फेंक देती है। ये आप क्या कर रही है माँ जी? बहुत पर निकल आए हैं ना तेरे। इतनी बार समझाया लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं समझी। तुझे मैंने क्या कहा था, या तो जॉब छोड़ दे या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जा, लेकिन तूने फैसला नहीं लिया। अरे बेशरम लड़की, आधी रात को अपना ससुराल छोड़कर मायके चली गई तू।
निर्लज्ज कहीं की। देखिए माँ जी, मैं कहीं पर अपना मुंह काला करने नहीं गई थी। मैं तो अपनी बीमार माँ का ख्याल रखने गई थी, समझी ना आप? ज्यादा जबान मत लड़ा मेरे साथ। आज तो तुझे चुनना ही होगा बहू, मायका या ससुराल। आखिर क्या है तेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण? माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर आप मेरी परिस्थिति को क्यों नहीं समझ पा रही? तभी वहां पर मानव और तेजेंद्र आते हैं और वो ये सब देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और वो रचना को घर के अंदर लेते हैं। शीला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम जैसे अपने बहू के साथ व्यवहार कर रही हो, वैसा सलूक तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। लेकिन जी, बस, बहुत हुआ अब। रचना बहू कोई गलत काम नहीं कर रही। वो तो एक अच्छी बहू होने के साथ साथ एक अच्छी बेटी होने का भी फर्ज निभा रही है। इसीलिए तुम उसे कुछ नहीं बोल सकती। और ये मेरा घर है, इसीलिए इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। तेजेंद्र की बात सुनकर शीला चुप हो जाती है। फिर बाद में, इसने तो एक अच्छी बहू बनकर मेरे पति और बेटे का दिल जीत लिया है, इसीलिए वो हमेशा उसकी तरफदारी करते रहते हैं। और अब मुझे इसका मायके जाना बंद करने के लिए इन दोनों को उसके खिलाफ भड़काना होगा। अब शीला एक चाल चलती है और वो उन दोनों के टिफिन बॉक्स में कुछ मसाले मिलाती है, जिससे खाना एकदम बेस्वाद बन जाता है। और साथ ही वो दुकान के कुछ जरूरी पेपर्स भी गायब कर देती है, जिससे तेजेंद्र और मानव घर आने पर उसे खूब सुनाते हैं। बहू, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? एक तो तुमने कितना बेस्वाद खाना बनाया और उसके बाद में तुमने दुकान के जरूरी कागजात भी गुमा दिए हैं। सच में रचना, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने खाना अच्छा ही बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे उसका स्वाद बिगड़ गया। और वो दुकान के कागजात भी मैंने खुद अपने हाथों से अलमारी में रखे थे, फिर वो वहां से गायब कैसे हो सकते हैं? देखा, आप दोनों तो इसकी बड़ी तरफदारी कर रहे थे। अब देख लो, मायके पर ध्यान देने के कारण ये तो अपने ससुराल के कामों को ही बिगाड़ रही है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका मायके जाना बंद कर दो। इस तरह से शीला अब मानव और तेजेंद्र को भड़काना शुरू करती है, लेकिन रचना समझ जाती है कि ये कांड शीला ने ही किया है, इसीलिए वो बाद में उसके पास जाती है। क्यों माँ जी, मिल गई क्या आपके कलेजे को ठंडक? अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर आप मुझे चैन से क्यों नहीं जीने देती? और अभी आपका कौन सा नया नाटक है? मुझे मानव और पापा जी की नजरों में बुरा बनाकर आपको उससे क्या मिलने वाला है? तो फिर तू मायके जाना क्यों नहीं बंद कर देती? अरे अपने ससुराल को संभालने की जगह पर तू अपने मायके वालों को संभाल रही है। एक बेटी को शादी के बाद अपने मायके वालों को कुछ नहीं देना चाहिए, वो पराई हो जाती है। और मायके वालों को भी उससे कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अरे लानत है ऐसे माँ बाप पर जो अपनी ब्याही हुई बेटी का पैसा खा रहे हैं। बस कीजिए माँ जी, बहुत बोल रही हो आप। आवाज नीचे कर बहू। तभी वहां पर शीला की बेटी तानिया आती है। सही तो कह रही है रचना आपसे, आप बहुत बोल रही हो माँ। अब बस कीजिए। तानिया तू? हाँ माँ, कल रात को ही छोटे ने सब बताया है मुझे फोन पर, इसीलिए मैं आज रचना से मिलने आई थी और आते ही ये सब देख लिया। माँ, अगर भाभी के माता पिता पर आपको लानत है तो आप पर भी लानत है माँ। आपने भी इस ब्याही हुई बेटी का बहुत सारा पैसा खाया है। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए माँ कि आप कितनी दूध की धुली हो। तानिया, तू कब से इतनी बदतमीज हो गई? जब से आप बदतमीज हो गई हो माँ। चलिए निकालिए मेरे 1.5 लाख रुपए और दीजिए मुझे सारे गहने। लौटाइए वो सारी महंगी महंगी साड़ियाँ, जो कुछ भी मैंने आपको मेरी शादी के बाद दिया है।
वो मुझे सब वापस चाहिए। अरे आप ही कहती हो ना कि शादी होने के बाद में एक लड़की को अपने मायके वालों को कुछ नहीं देना चाहिए और ना ही मायके वालों को कुछ लेना चाहिए, तो लौटाइए मुझे सब कुछ, अभी के अभी। क्या? तानिया के मुंह से ये सब सुनकर शीला की तो बोलती ही बंद पड़ जाती है। क्यों माँ, अचानक से आपके जबान पर ताला कैसे लग गया? नहीं दे सकती ना आप मुझे कुछ भी, तो फिर आप अपनी बहू का जीना दुश्वार क्यों कर रही हो? अरे क्या कमी छोड़ी है इसने अपने बहू धर्म को निभाने में? आपको हमेशा खुश रखा है, हमेशा आपकी सेवा की, और ये क्या गलत कर रही है? अपने अकेले और बेसहारा बूढ़े माता पिता को ही तो संभाल रही है ना। और अगर इसकी जगह पर मैं होती और मैं आप पर ध्यान नहीं देती तो आपको कैसा लगता माँ? बताइए मुझे। एक बार रचना की जगह खड़े रहकर सोचिए, फिर बताइए मुझे। नहीं तानिया बिटिया, तू सही कह रही है, मुझे बहुत बुरा लगता। तो फिर आप भाभी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मुझे माफ कर दे रचना बहू, मेरी बेटी ने आज मेरी आंखें खोल दी है। आज तक मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तू बेचारी तो अपने माता पिता को संभाल रही थी और मैंने तुझे इतनी परेशानी दे दी। माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं माँ जी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, वही मेरे लिए काफी है। थैंक यू तानिया दी। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और रचना अब खुशी खुशी से अपने मायके और ससुराल दोनों को संभालती है। रूही एक अमीर घराने की लड़की होती है, लेकिन उसे एक मिडिल क्लास घराने के लड़के से प्यार होता है। इसीलिए वो उसके साथ भागकर शादी कर लेती है और अपने ससुराल आ जाती है। बहू रानी, तुमने और हमारे लल्ला ने भागकर शादी की है, जो कि सरासर गलत है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? और नहीं तो क्या, अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन गली मोहल्ले में यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों ने भागकर शादी की है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो पहले ही रेशमा अपना ससुराल छोड़कर आई है, उसके कारण कोई कम बदनामी नहीं हुई हमारी। आप टेंशन मत लीजिए माँ जी, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी। और अगर किसी ने सवाल जवाब करने की कोशिश भी की तो मैं कह दूंगी कि शादी मेरे मायके में हुई है और इसीलिए सारी रस्में वहीं पर हुई है। हाँ रूही, यही सही रहेगा। दिसंबर का महीना खत्म होने ही वाला था और उस समय खून जमाने वाली ठंड पड़ने लगती है। रूही को रात में सोते समय बहुत ठंड लगती है और वो दो दो कंबल ओढ़ने के बाद भी कुणाल से कहती है, हाँ कुणाल, हीटर ऑन करो ना, मुझसे ये ठंड जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन रूही, हमारे घर में केवल एक ही हीटर है और वो भी माँ और पापा के कमरे में ही रखा होता है। क्या? ससुराल में केवल एक ही हीटर है? अरे ये क्या बात हुई भला? मेरे मायके में तो एक कमरे में 3-3, 4-4 हीटर होते हैं और यहाँ पर पूरे घर में केवल एक ही हीटर है। हाँ रूही, हम तो भी इस ठंडी को सह सकते हैं, लेकिन माँ और पापा, वो दोनों भी बूढ़े हैं। उनके घुटने इस कड़ाके की ठंड में बहुत दर्द करते हैं, इसीलिए उन्हें हीटर की बहुत जरूरत होती है। तो अब क्या रोज मुझे इस ठंड में ऐसे ही मरना होगा? हम अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए हीटर रख सकते हैं, फिर जब कमरा गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर से माँ पापा को लौटा देंगे। रेशमा दीदी भी वैसे ही करती है। ओह गॉड, ये मैं कहाँ फंस गई? ससुराल में एक ही हीटर होने की वजह से रूही बहुत परेशान हो जाती है। दिन रात बहुत ठंड होती है और वो सॉक्स, स्वेटर और टोपी पहनती है, लेकिन उसके बाद भी वो उस कड़ाके की ठंडी को सहन नहीं कर पाती। एक तो भाग के शादी करने के कारण मैं मम्मी पापा से बात भी नहीं कर सकती, वरना अगर मैं उनसे बातचीत कर रही होती तो वहां से ही 4-5 हीटर मंगवा लेती। माँ जी और पापा जी तो मंदिर गए हैं और कुणाल भी काम पर गया है। इसका मतलब हीटर अब रेशमा दीदी के कमरे में होगा और वो सो रही होगी।
फिर रूही फौरन जाकर रेशमा के कमरे से हीटर लाती है और वो उसे रसोई में रख देती है। अरे वाह वाह वाह, अब मेरी जान में जान आई। अब मैं फटाफट से खाना बना लूंगी, वरना ठंड के कारण मेरे हाथ तो सुन पड़ रहे हैं और कोई काम भी नहीं हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद में रेशमा को अचानक से ठंड लगने लगती है और उसकी आंख खुल जाती है। अरे, ये हीटर कहाँ चला गया? लगता है रूही लेकर गई होगी। अब तो ये गई। फिर रेशमा रूही के पास जाती है। रूही, तुम रसोई में गैस के सामने खड़ी हो। गैस की गर्म भाप होने के बावजूद भी तुम्हें रसोई में हीटर क्यों चाहिए? हाँ तो मुझे भी ठंड लगती है। एक तो आप कोई भी काम नहीं करती हो, चाय से लेकर खाने तक सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्यों करूं मैं कोई काम? मैं इस घर की बेटी हूँ और तुम इस घर की बहू, इसीलिए तुम सारे काम करोगी। भागकर शादी करने से पहले ये सारी बातें तुम्हें सोच लेनी चाहिए थी। हाँ हाँ, आप ज्यादा बोलो ही मत दीदी। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। खुद तो अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली आई। मैं जानती हूँ आपकी और आपकी सास की नहीं बनती थी, इसीलिए आप यहाँ पर मुंह उठाकर चली आई हो। खुद को तो कोई शर्म नहीं आती और मुझे चले ज्ञान देने। रूही, बस ज्यादा हो रहा है तुम्हारा अब। रेशमा दीदी, आवाज ऊंची करना मुझे भी अच्छी तरह से आता है, लेकिन मैं आपका लिहाज रख रही हूँ। एक हीटर के कारण आप इतना मत चिल्लाओ मुझ पर। ले जाओ इसे। अरे, मैं तो ऐसे 100 हीटर ला सकती हूँ अपने मायके से। पहले अपने मायके में मुंह दिखाने के लायक रहो। हर किसी का मायका मेरे मायके जैसे नहीं रहता। अब क्या करे, तुमने कांड ही ऐसा किया है। चलो, दो अभी से मुझे। रूही को रेशमा पर बहुत गुस्सा आता है। वही रेशमा रसोई से हीटर छीनकर ले जाती है। फिर एक दिन पूरा परिवार साथ में बैठकर आंगन में अलाव की आग में हाथ सेक रहा होता है। तभी, अरे माँ जी, पापा जी, ये जो वहां पर पुरानी मोटर बाइक रखी है उसे बेच दीजिए ना। उसके अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे हमें और उसके बदले हम घर में नया हीटर भी ला पाएंगे। नहीं रूही बहू, हम इस मोटर बाइक को नहीं बेच सकते। लेकिन क्यों माँ जी? क्योंकि ये मेरी बाबूजी की आखिरी निशानी है और अगर इसे कोई कितने भी बड़े दाम में खरीदने का प्रस्ताव रखे, मैं इसे नहीं बेचूंगा। बेवकूफ हो तुम तो सबके सब। ये रेशमा चुड़ैल भी वैसी ही है। बस एक मेरा ही पति सही है इस घर में। बस उसे जल्दी से पैसे मिल जाए, फिर घर में हीटर भी आ जाएगा। ठंडी को लेकर परेशान रूही हीटर को दिन रात अपने पास रखने के लिए नए नए पैंतरे आजमाती है और वो जानबूझकर हीटर में कुछ ऐसी सेटिंग करती है जिसके चलते कोई भी उसे ऑन ही नहीं कर पाता। हे राम, ये हीटर को क्या हो गया? ये तो चालू ही नहीं हो रहा। लगता है ये बिगड़ चुका है विमला जी। लेकिन ये अचानक से कैसे बिगड़ गया? कल तक तो एकदम ठीक था। अरे माँ जी, आप एक काम कीजिए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे रिपेयर कराने दे दूंगी। अब आप कहाँ पर जाओगे इस बुढ़ापे में रिपेयर करने के लिए? ठीक है रूही बहू, दे देना और उसे कहना कि जल्दी से बनवा दे। हम ज्यादा दिनों तक ठंड सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है पापा जी, मैं कह दूंगी। हीटर तो ठीक ही होता है, इसीलिए रूही उसे कहीं भी लेकर नहीं जाती और वो उसे अपने कमरे में ही रखती है और रात होने पर वो अपने कमरे में उसे चलाती है। उसी दौरान कुणाल 2 दिनों के लिए अपने काम के सिलसिले में अपने बॉस के साथ बाहर गया होता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा अब कि हीटर बनवाने दिया ही नहीं है। अरे हीटर खराब होगा तब उसे ठीक कराने दूंगी ना। मैंने सेटिंग ही ऐसी की थी कि सबको लगे कि हीटर खराब हो चुका है। अब ना मुझे कुणाल चिल्लाएगा और ना ही कोई और। आज तो एकदम आराम से सोऊंगी मैं। घर वालों को यही लगता है कि हीटर सच में खराब हो गया है।
फिर अगली सुबह जब अचानक से रूही के कमरे में रेशमा आती है, तभी रूही जल्दी से हीटर पर कपड़ा डाल देती है। क्या हुआ रूही? तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं, और वो भी इतनी कड़ाके की ठंड में? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हारा सच पकड़ लिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। बाहर इतनी ठंड पड़ी है और तुम्हारे कमरे में इतनी गर्मी कैसे है? वो इसीलिए है क्योंकि मैंने 2 दिनों से खिड़की खोली ही नहीं है। आप वो सब जाने दीजिए ना। आप ये बताइए, आप इलायची वाली चाय पियोगे या कॉफी? बताइए। कुछ नहीं पीना मुझे बस यही जानना था कि हीटर ठीक हुआ कि नहीं। आज दूसरा दिन है और माँ और पापा ज्यादा दिन तक बिना हीटर के नहीं रह पाएंगे। अब मैंने तो ठीक कराने को दे दिया है दीदी। परसों नरसों तक मिल भी जाएगा। मैं लेकर आऊंगी उसे, आप निश्चिंत रहिए। फिर अगली सुबह कुणाल आता है और तभी उसकी माँ कहती है, अरे कुणाल बेटा, रूही से पूछ तो हीटर कब तक ठीक होगा? 2 दिन हो चुके हैं हीटर को देकर। क्या? हीटर कब खराब हुआ? जब तुम अपने बॉस के साथ काम के सिलसिले में बाहर गए थे, तभी हीटर अचानक से खराब हो गया। ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है पापा, मैं रूही को पूछ लेता हूँ। फिर कुणाल जब अपने कमरे में जाता है, तब वो रूही को आराम से हीटर की गर्मी में सोए हुए देखता है। रूही कुणाल को देखकर झट से उठ जाती है और तभी ना चाहते हुए भी उसे कुणाल को सारा सच बताना पड़ता है। तुम्हें तो पता ही है ना कुणाल, मुझे ठंड सहन नहीं होती। मेरे मायके में तो एक कमरे में ही 3 से 4 हीटर होते थे और यहाँ एक भी नहीं है। इसलिए मैं परेशान हो गई और मुझे ये नाटक करना पड़ा। रूही, ये नाटक करके तुमने बहुत गलत किया है, और अब जब तुमने ये नाटक किया ही है तो आज उन्हें ये हीटर भी नहीं दे सकते, लेकिन कल सुबह होते ही तुम्हें ये हीटर उन्हें देना होगा। समझ गई ना? हाँ बाबा, समझ गई मैं। कल सुबह तक दे दूंगी मैं उन्हें। और तुमने बिल्कुल सही कहा, उन्हें अभी दिया तो थोड़ा शक हो जाएगा। लेकिन उसी रात कुणाल के माता पिता से ठंड सहन ही नहीं होती और उन्हें बहुत तेज बुखार आ जाता है, और ये देखकर कुणाल को बहुत गुस्सा आता है। देखा रूही, तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा। अरे तुम तो जवान हो और वो बेचारे बूढ़े हैं। अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मुझे माफ कर दो कुणाल, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अभी के अभी मैं उन्हें हीटर जाकर दे देती हूँ। आई एम सॉरी। फिर रूही अपने सास ससुर को हीटर दे आती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद कुणाल अपने जुटाए हुए पैसों से घर में एक नया हीटर लाता है, जिसके बाद किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती।